नए बनाए सरदार भोलानाथ को एकदम चुप खड़ा देखकर कुलदेवी कहती है, बोलो भोलानाथ, क्या तुम कबीले के विस्तार के लिए आगे जाओगे या नहीं? मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं कबीले का विस्तार करूंगा, पर बिना रक्त बहाए। तुम जैसे चाहो काम कर सकते हो। फिर अगले ही पल वहां धूल भरी आंधी शुरू हो जाती है और सबको फिर से अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। कुछ समय तक वैसा ही धूल भरा चक्रव्यूह वहां घूमता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। तो अब तुम्हारा क्या विचार है संभल? अपनी मानसिकता को बदल रहे हो या नहीं? तूने मुझे सरदार के पद से हटा दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा मैं। और एक तरफ तेजी से चला जाता है। अन्य आदिवासी सरदार भोलानाथ के जयकारे लगाते हैं और उसे घोड़े पर बैठा लेते हैं। भोलानाथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत करता है और एक तरफ खड़े कामरा की तरफ देखता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं सरदार बनने की। आप कहां जाएंगे मान्यवर? आज आप हमारे कबीले में चलिए। हम आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। आपने सही समय पर आकर हमारे आपसी युद्ध को रोक दिया, इसलिए अब आपको हमें अतिथि सत्कार का मौका देना ही होगा। कामरा तिरछी नजरों से झाड़ियों के बीच में छुपी चमेली की तरफ देखता है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और फिर सरदार भोलानाथ कामरा को अपने साथ लेकर कबीले की तरफ चल देता है। अरे, ये तो बहुत चालाक निकला। ये तो मुझे पूछ भी नहीं रहा है और खुद ही इन कबीले वालों के साथ यहाँ से चला गया। मैं तो सोच रही थी आज रात इससे अपना भोजन बनाऊंगी, पर ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। कहीं इसे पता तो नहीं लग गया था मैं एक डायन हूँ। और गुस्से से अपनी हथेली पर मुक्का मारती है। फिर कुछ सोचकर, अरे, वो कबीले का पुराना सरदार उस तरफ को जा रहा है। अब मुझे उसे पकड़ना चाहिए और अपना मतलब साधना चाहिए। और वो फौरन वहां से निकलकर एक तरफ जा रहे कबीले के पुराने सरदार संभल को आवाज लगाती है। सरदार संभल, सरदार संभल, रुकिए जरा। सरदार संभल अपने पीछे से आती मीठी आवाज को सुनकर रुक जाता है और पलट कर देखने लगता है। जैसे उसकी नजर डायन चमेली पर पड़ती है, उसके रूप सौंदर्य में खो जाता है। कौन है ये सुंदरी और किस कबीले से है? डायन चमेली तेजी से चलकर सरदार संभल के पास जा पहुंचती है और बेहद प्यारी मुस्कान के साथ उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। सरदार, अब मैं कोई सरदार नहीं रहा, अब तो मैं सिर्फ संभल हूं। उस घटिया भोलानाथ ने कुलदेवी से मेरी शिकायत करके मुझे सरदार पद से हटा दिया और मुझे मेरे आदिवासी साथियों के सामने बेइज्जत कर दिया। इसलिए अब तुम भी मुझे सरदार कहकर मेरा उपवास मत उड़ाओ। मेरे लिए तो आप ही सरदार हैं, और इस कबीले के लोगों ने जो आपका अपमान किया है, तो इसका बदला लेने के लिए अब हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और इस कबीले को तबाह कर देते हैं। बोलो, मंजूर है? संभल चमेली को ध्यान से देखता है। पर पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैंने तुम्हें आज से पहले यहां कभी नहीं देखा। कौन से कबीले से हो तुम? मैं दूर दक्षिण में रावल कबीले से हूँ। तुमने नाम सुना है इस कबीले का? संभल उसकी आंखों में देखकर सम्मोहित सा होता जा रहा था। हाँ, शायद सुना है मैंने। बहुत ही बड़ा कबीला है और बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उस कबीले में। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई में हमारे कबीले में बहुत सारे योद्धा हैं, पर सच बताऊं तो तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम उन सब में श्रेष्ठ हो। तुम्हें तो देखकर मैं आश्चर्यचकित सी रह गई। खुद तुम्हारी कुलदेवी को आना पड़ा तुम्हें रोकने के लिए, वरना आज तो शायद तुम उन सब गद्दारों का नाश कर देते। तुमने ठीक कहा, और अपनी कमर से अपनी तलवार निकाल लेता है। अगर आज कुलदेवी ना आई होती तो मेरी ये तलवार उन सबकी गर्दनें साफ कर देती। तो तुम फिक्र क्यों करते हो? अब भी तो ये तलवार तुम्हारे ही हाथ में है और तुम्हें अभी भी कबीले के अंदर जाने की पूर्ण रूप से इजाजत है। संभल उसकी तरफ देखता है और फिर
थोड़ी परेशानी में अपनी नजरें झुका लेता है। डायन चमेली तिरछी नजरों से उसे देखती है और उसके चेहरे पर आ रहे भाव को समझने की कोशिश करते हुए, क्या हुआ? तुम थोड़े परेशान से दिखने लगे मेरी बात सुनकर। हाँ, परेशान होने वाली बात तो है ही, क्योंकि मैं उस कबीले के अंदर अब किसी को भी नहीं मार पाऊंगा। मेरी तलवार मेरा साथ ही नहीं देगी, क्योंकि अब कुलदेवी भोलानाथ और कबीले वालों के साथ है। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अब इस कबीले के अंदर किसी को भी नहीं मार पाओगे? हाँ, मैं किसी को भी नहीं मार सकता जब तक कि सरदार भोलानाथ मुझे इजाजत ना दे। अब उसकी इजाजत मिले बिना तलवार तो छोड़ो, एक चाकू भी नहीं उठा सकता। मेरे हाथ किसी भी कबीले वासी को मारने के लिए चाकू तक का वजन नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ रहोगे और हम तुम्हारे इस कबीले से तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहेंगे। पर हमें जाना कहाँ है? तुम चलो तो सही, फिर बताती हूँ। पर मैं अभी तक तुम्हें जानता तक नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपने रूप और सौंदर्य में उलझा रही हो, और अब मुझे तुम पर थोड़ा शक भी हो रहा है। ये तुम मेरे हाथों से मेरे कबीले को ही नष्ट करवाने की कोशिश तो नहीं कर रही? डायन चमेली उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखों में पानी भर लाती है। क्या तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है? मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, इसलिए तुम्हारा अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है, और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश अपने दिल से कर रही हूँ। अगर तुम्हें अपने कबीले से बदला नहीं लेना है तो मत लो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे शक की नजरों से तो मत देखो। और आगे बढ़कर अपना सर झुका लेती है। अरे अरे, तुम तो रोने लग गई। मेरे कहने का तात्पर्य तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परख रहा था, और तुमने तो अपने मन की बात मुझे बता दी। और उसकी दोनों हथेलियों को थाम लेता है। अच्छा, तो तुम मुझे परख रहे थे और मेरे मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। अरे, अब तो तुम नाराजी हो गई। चलो, अब नाराजगी छोड़ो। अगर तुम मेरे अपमान का बदला लेने के लिए मेरा साथ देने तक को तैयार हो गई हो, वो भी मुझे जाने पहचाने बिना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी कर सकता हूं। अब रही इन कबीले वालों की बात, तो इनसे तो मैं हर हालात में अपना बदला लेकर रहूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। और ये मौका मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम वही करते जाना जो मैं तुमसे कहूँ। फिर देखना, इस कबीले में तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको मैं बहुत बुरी मौत मार डालूंगी। पर तुम ऐसा करोगी कैसे? तुम बस एक काम करना, अपने कबीले के अंदर से अपने इन सभी दुश्मनों को एक एक करके रात के वक्त बाहर जंगल में ले आना, किसी भी बहाने से। बस आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ देना। रात के वक्त, वो भी इस जंगल में? यहाँ तो रात के वक्त डायन का राज रहता है। डायन हम दोनों को मार डालेगी, क्योंकि जो भी इंसान रात के वक्त अपने निवास के अंदर नहीं रहता और रात में इस जंगल के अंदर घूमता मिल जाता है, उसे वो मार डालती है। फिर तो मैं भी मारा जाऊंगा अगर मैं कबीले की सीमा से बाहर निकला तो। अरे, तुम इसकी फिक्र मत करो। और फिर अपनी कमर पर टंगी पोटली में से एक माला निकालती है। लो, इसे पहन लो। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगी, कोई भी डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस तुम अब रात के वक्त कबीले से एक आदिवासी को बाहर ले आना। क्या ये माला वाकई में काम करेगी और उस शक्तिशाली डायन को रोक पाएगी? मुझे तो इस माला में कोई खासियत नजर नहीं आ रही है, और उसे हर तरफ से घुमा फिरा कर देखता है। अरे, तुम इसे अपने गले में पहन लो और फिर चाहे रात में डायन के सामने चले जाना। वो भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुमसे प्यार भरी बातें करेगी। समझे तुम? क्या तुम वाकई में सच बोल रही हो? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज रात मैं ही उस डायन की परीक्षा लूंगा और देखूंगा वो मुझे मार पाती है या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यही करके देख लेना। इधर यह संबल कबीले से अपने दुश्मनों को खत्म करने का विचार बना चुका था, तो दूसरी तरफ डायन चमेली कबीले के लोगों के गर्म खून से
अपनी प्यास बुझाने की लालसा पैदा करने लगी थी। तो इधर कामरा इस वक्त कबीले में आ चुका था। उसका अतिथि सत्कार हो रहा था। उसके गले में बेहद खूबसूरत फूलों की सुगंधित माला डाली गई थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत से आसन पर बैठा हुआ था और उसके आगे कई तरह के पकवान बने रखे थे। सरदार भोलानाथ उसके बराबर में ही बैठा था और उसे अपने हाथों से भोजन परोस रहा था। आपने तो मेरा मन खुश कर दिया। बहुत दिनों से मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, पर आज मैं जी भर कर खाऊंगा। हाँ, और इतना अच्छा भोजन मैंने आज तक नहीं चखा। सरदार भोलानाथ, यह सब आपके लिए ही बनाया गया है। और उसके आगे और भोजन परोसा जाता है। तभी एक खूबसूरत सी आदिवासी लड़की जो एक तरफ छुपकर खड़ी थी और कामरा कोई देख रही थी, उस पर कामरा की नजर पड़ जाती है। सरदार भोलानाथ, वो लड़की कौन है जो मुझे छुपकर देख रही है? अरे वो तो मेरी बेटी तारा है। और फिर आवाज देकर, बेटी तारा इधर आओ, उधर छुपकर क्यों खड़ी हो? तारा शर्माते हुए बाहर निकल आती है और पिता के पास खड़ी हो जाती है। कामरा उसकी तरफ देखता है और मन ही मन में, कितनी कोमल और नाजुक है ये लड़की, चेहरे से कितनी भोली नजर आ रही है। क्या कोई काम है बाबा, या मैं जाऊं? इनसे मिलो, ये दूर कबीले से आए हैं। इनका नाम कामरा है। क्या ये सब भोजन आप ही ने बनाया है? और उसकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराता है। जी हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या आपको पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया, जबकि मैं कई बड़े बड़े कबीलों में गया हूं। ये पहली बार है। सच बताऊं तो तुम बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हो। और उसकी आंखों में झांकने लगता है। तारा शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। तांत्रिक विशंभर के शिष्य कामरा का मन कुलदेवी माया द्वारा बनाए गए नए सरदार भोलानाथ की बेटी तारा पर आ गया। वो उसे बड़े प्रेम से निहार रहा था। तारा भी अपनी नजरें उठाकर बीच बीच में उसे देख रही थी और उसके होठों पर भी एक तीखी मुस्कान थी। सरदार भोलानाथ, लगता है तारा बिटिया, तुमको हमारे अतिथि पसंद आ गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे विवाह की बात इनसे चलाऊं। तारा शर्मा कर वहां से उठकर भाग जाती है। कामरा सरदार भोलानाथ की बात सुनकर हैरान रह गया। वो तो तारा की तरह वहां से उठकर भाग भी नहीं सकता था, बस अब सर झुकाए बैठा रह गया था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सरदार भोलानाथ कामरा की तरफ देखते हैं और उसकी इच्छा को जानने के लिए, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी पुत्री से विवाह करना पसंद करेंगे? कामरा हकलाते हुए, विवाह? क्या वाकई में आप विवाह की बात कर रहे हैं? सरदार भोलानाथ, हाँ कामरा, विवाह। मैं आपको विवाह के लिए ही कह रहा हूं, मेरी पुत्री तारा के साथ। इतनी जल्दी मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मुझे पहले अपने सगे संबंधियों से पूछना होगा। अब तुम मेरी पुत्री को पसंद आ गए हो, और जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें इस कबीले से बाहर नहीं जाने देंगे। इस कबीले की यही प्रथा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत जरूरी काम से निकला हुआ हूं, मुझे अपना काम पूरा करना है। मुझे तो अभी इसी वक्त यहां से प्रस्थान करना होगा। नहीं अतिथि, अब आप बाहर कहीं नहीं जा सकते जब तक कि आप मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर लेते, क्योंकि आपने हमारी पुत्री के साथ अपनी अखियों को मिलाया था और अपने मन में उसे पाने की इच्छा जाहिर की थी। तो अब आपको विवाह तो करना ही होगा। कामरा उसकी बात सुनकर बेहद टेंशन में आ गया था। उसके चेहरे पर जो अभी तक प्रसन्नता के भाव थे, अब उसकी जगह पसीने की बूंदें आ गई थी। सरदार कामरा, अगर मैं आपकी पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दूं तब क्या होगा? सरदार भोलानाथ अपना सर झुकाते हुए थोड़े से दुखी हो जाते हैं। तब हमारे पास दो ही नियम होंगे। पहला, हमारी कुलदेवी के सामने हम अपनी बेटी की बलि दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर विवाह नहीं हुआ तो आपकी पुत्री की बलि देनी पड़ेगी कुलदेवी के सामने? हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें मन से स्वीकार कर लिया है।
और तुमने भी उसे ऐसा करने में सहयोग किया था। और अब अगर तुम उसे ठुकरा कर जाओगे तो उसे अपनी बलि कुलदेवी के सामने देनी ही होगी। अच्छा, तो दूसरा वाला नियम कौन सा है, वो भी बता दीजिए। दूसरे नियम में हमें कुलदेवी के सामने तुम्हारी बलि देनी होगी। और फिर से अपना सर झुका लेता है। कामरा उनकी बात सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके पूरे बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी बलि नहीं चढ़ा सकता। आप इतना मत घबराइए, हम आपकी बलि नहीं देंगे, हम अपनी बेटी की ही बलि देंगे। पर आपकी बेटी की भी बलि क्यों दी जाए? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा? सरदार भोलानाथ कुछ सोचता है। हाँ, एक तीसरा रास्ता भी है। अगर तुम किसी शक्तिशाली तांत्रिक की बलि दे देते हो हमारी कुलदेवी माया को, तो वो बहुत ही प्रसन्न होगी और हम तुम दोनों में से किसी एक की बलि देने से बच जाएंगे। कामरा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा झटका खा जाता है। क्या क्या कहा? शक्तिशाली तांत्रिक? पर इतना शक्तिशाली तांत्रिक हमें कहां मिलेगा? हम कहां से लाए उसे ढूंढकर? और अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि एक आदिवासी भागता हुआ वहां पहुंचता है और सरदार भोलानाथ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों भाग कर आ रहे हो? ऐसी बात है सरदार, आप भी जानोगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? सरदार भोलानाथ, आपके सरदार बनते ही चमत्कार हो गया। हमारे तांत्रिक मानक हमारे कबीले की तरफ ही आ रहे हैं। सरदार भोलानाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। क्या कह रहे हो तांत्रिक मानक? स्वयं आ रहे? ये तो चमत्कार हो गया। चलो, हमें उनका स्वागत करना होगा। और इस बात पर सब इतने हर्षित थे कि उनका ध्यान कामरा पर से कुछ समय के लिए हट गया था। सभी आदिवासी सरदार भोलानाथ के नेतृत्व में तांत्रिक मानक का स्वागत करने के लिए तेजी से भाग पड़ते हैं। कामरा कुछ सोचता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। यह अच्छा मौका है यहां से चुपचाप निकल चलने का। जो होगा देखा जाएगा। और फिर दूसरी तरफ से चुपचाप जंगल की तरफ भाग जाता है। चलो, अच्छा हुआ जो सही समय पर इनके कबीले का तांत्रिक आ पहुंचा और मुझे मौका मिल गया निकल भागने का। वरना ये तो शायद मुझे कैद कर लेते या फिर मेरा विवाह ही करवा देते। दूसरी तरफ तांत्रिक मानक कबीले में प्रवेश करने लगा था और आदिवासी उस पर फूल बरसा रहे थे और उसे प्रणाम कर रहे थे। सरदार एक बड़ी सी फूलों की माला उसके गले में डालता है और उन्हें प्रणाम करते हुए, गुरुदेव, हम बेहद प्रसन्न हैं जो आप सही समय पर आए। हम आपको कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे, पर आप तो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। हां, मैं जानता हूं, कबीले के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, तभी मैं अपनी तपस्या से उठकर यहां आ गया। आइए गुरुदेव। और भोलानाथ उन्हें लेकर एक बेहद सुंदर झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। तांत्रिक मानक झोपड़ी में आकर एक आसन पर बैठ जाता है और भोलानाथ को ध्यान से देखने लगता है। सरदार भोलानाथ, क्या हुआ गुरुदेव? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कैसे तुम इस कबीले के सरदार बन गए हो। इस कबीले का सरदार तो संभल था, तुम कैसे बन गए यहां के सरदार? गुरुदेव, यह सब उस दुष्ट संभल की करनी का ही फल है। उसके घटिया काम की वजह से कुलदेवी ने उसे सरदार पद से निष्कासित कर दिया और मुझे इस पद पर बिठा दिया। और उसने ऐसा क्या किया था जो उसे सरदार पद से हटाया गया? गुरुदेव, हम सब आदिवासी कुलदेवी के सामने उसकी शिकायत लेकर गए थे और सरदार संभल वहां हम सबको अपने आदमियों के साथ मारने पहुंच गया, जिससे कुलदेवी नाराज हो गई और वहां प्रकट हो गई। बस फिर क्या था, कुलदेवी के प्रकोप का उसे भागी बनना पड़ा। क्या कह रहे हो? वो अपने कबीले के लोगों को मारने पर उतारू हो गया था? यह तो जघन्य अपराध है, उसका तो सर अलग कर देना चाहिए था। कुलदेवी तो यही करना चाहती थी, पर मैंने ही उसे ऐसा करने से रोक दिया और संभल को दोबारा से अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कबीले का हर नागरिक हमारे लिए बहुमूल्य है। हम ऐसे ही किसी को भी मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकते। गुरुदेव, आज से 7 दिन बाद मुझे भी कबीले के विस्तार के लिए निकलना होगा।
कुलदेवी ने मेरे सामने यही शर्त रखी है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भी इस पद से हटाया जा सकता है। तो हमारी कुलदेवी अब चाहती है कि इस कबीले का विस्तार हो। हाँ गुरुदेव, कुलदेवी माया यही चाहती है, पर तुम्हारी प्रवृत्ति तो ऐसी है ही नहीं। तुम तो किसी को मार भी नहीं सकते। तुम्हारे मन में बेहद करुणा और प्रेम है हर किसी के लिए। अब कैसे करोगे तुम ये काम? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। तांत्रिक मानक कुछ सोचते हैं। तुम एक काम करो, अन्य कबीले में अपना संदेश भिजवा दो कि वे हमारे कबीले में सम्मिलित हो जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करता हूं। पर अगर बात युद्ध की आ गई फिर क्या होगा? मुझे तो युद्ध से बेहद परहेज है। मैं तो शांति से ही विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तांत्रिक मानक अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और बेहद सोचपूर्ण मुद्रा में आ जाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है भोलानाथ। विस्तारवाद की नीति शांति से कभी कायम नहीं हो सकती। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, कुलदेवी ने तुम्हारे सामने ऐसी शर्त क्यों रखी है? उसे इन चीजों से क्या मतलब है? आखिर क्या चाहती है कुलदेवी माया? सरदार भोलानाथ का एकदम से ध्यान कामरा पर जाता है। अरे, हमारे अतिथि कहां गए? बाबा वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं काफी देर से उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। कौन है ये अतिथि जो बिना बताए ही इधर उधर चला गया? गुरुदेव, अतिथि का नाम कामरा है। दूर कबीले से यहां आया हुआ था और हमारी पुत्री को पसंद आ गया। कहीं वो भाग तो नहीं गया मौके का फायदा उठाकर? अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी पुत्री को वो पसंद आ गया था? फिर तो अब तुम्हारी पुत्री का विवाह उसके साथ होना तय था। जाओ पहले उसी को ढूंढो, कहीं वो यहां से भाग ना जाए, वरना तुम्हारी पुत्री की बलि देनी पड़ेगी। सरदार भोलानाथ तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकलता है और अपने सभी आदिवासियों को बुलाकर, जाओ, जो अतिथि अभी मेरे साथ थे उन्हें ढूंढ कर लाओ। वो शायद जंगल की तरफ भाग गए हैं, जल्दी जाओ। आदिवासी अपने सरदार की बात का पालन करते हैं और हाथों में हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तारा एक तरफ थोड़ी आंखों में आंसू लिए रोने लग जाती है। चुप हो जा पुत्री, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और तेरा विवाह उससे करूंगा। मैं तुझे कुलदेवी के सामने बलि नहीं चढ़ने दूंगा। पर बाबा, उनकी आंखों से तो मुझे लग रहा था कि वो मुझसे प्रेम करने लगे हैं। फिर अब वे ऐसे क्यों भाग खड़े हुए? उन्होंने तो मेरे मन को धोखा दे दिया। अब ऐसे पुरुष से विवाह करके मैं क्या करूंगी? इससे तो अच्छा यही है कि मैं कुलदेवी के सामने बलि वेदी पर चढ़ जाऊं। और अपने बाबा के सीने से लगकर रो पड़ती है। सरदार, नहीं पुत्री, नहीं, मैं किसी भी सूरत में तेरी बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मेरे सभी साथी जंगल में गए हैं, बहुत जल्द से पकड़कर यहां ले आएंगे। रुको, मैं अभी पता करता हूं कि वो मानव कहां है जो तुम दोनों को धोखा देकर यहां से भाग निकला है। मेरी शक्ति से वो बचकर निकल नहीं पाएगा। और फिर वो अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। उनके दोनों हाथ हवा में घूमने लगते हैं, जिससे हवा में ही एक दृश्य प्रकट हो जाता है। हवा में दिख रहे दृश्य में कामरा तेजी से दूर भागता दिखाई दे रहा था और इस वक्त वो सीधा दूर पश्चिम दिशा के कस्बे की तरफ जा रहा था। सरदार भोलानाथ, ये कहां जा रहा है गुरुदेव? इस वक्त पश्चिम की तरफ जा रहा है और शायद वहां किसी कस्बे की तरफ। तुम अपने आदमियों को इस तरफ भेजो और इसे कस्बे में पहुंचने से पहले ही पकड़ लो, वरना बेवजह पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा। कामरा इस वक्त कबीले से बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे सरदार भोलानाथ की बेटी तारा से विवाह करना था। पर विवाह की उसकी कोई इच्छा नहीं थी और अब उसके पीछे कबीले के आदिवासी लगे थे ताकि उसे पकड़कर वापस कस्बे में लाया जा सके और तारा से उसका विवाह कराया जा सके। कामरा तेजी से कस्बे की तरफ भागा जा रहा था। दूसरी तरफ हवेली के अंदर सभी गांव वाले खाना पीना खा चुके थे और अब सभी एक मीटिंग कर रहे थे। सरपंच गोवर्धन चौधरी गांव वालों से, आप सभी देख रहे हैं यह समस्या कितनी बड़ी है और अब हम इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढने बाहर जाएंगे। सरपंच साहब, बाहर कोई खतरा तो नहीं होगा? कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं?
गांव वाले ठीक कहते हैं सरपंच साहब, हमें इतने सारे लोगों को एक साथ बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। शंकर, सरपंच साहब, हमारा काम सिर्फ उस तांत्रिक को भगाना है, इसलिए हम 3-4 लोगों को ही जाना चाहिए। सरपंच, नहीं, सब गांव वाले एक साथ जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ी रहेगी और हम मुसीबत का सामना आसानी से कर पाएंगे। सूरजभान, मुझे तो सरपंच साहब की बात ठीक लग रही है। हम सब गांव वालों को एक साथ ही उस तांत्रिक पर हमला बोलना चाहिए। दरोगा, ठीक है फिर चलो सब, अब देर नहीं करनी चाहिए। सूरज डूबने से पहले हमें वापस भी लौट कर आना है। और फिर वहां एक शोर उठता है और हर हर महादेव के नारे लगने लगते हैं। सभी गांव वाले तेजी से हवेली से बाहर आकर अपने शमशान घाट की दिशा की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे शंकर और सूरजभान ही थे। शंकर के हाथ में कुलदेवी का भाला था। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि दूर से आता एक आदमी इन सबको नजर आता है। दरोगा, अरे ये तो वही तांत्रिक का साथी है, मैंने इसे पहचान लिया है, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, चलो इसे पकड़कर ले चलते हैं। शंकर, अरे पर ये यहां क्या कर रहा है? कहीं किसी कार्य को करने ये बाहर नहीं आया है? चलो जल्दी से चारों ओर से इसे घेर लो, ये बचकर भागना नहीं चाहिए। और सभी गांव वाले तेजी से इधर उधर फैलकर उसे घेरने लगते हैं कि कहीं वो उन्हें देखकर भाग ना निकले। कामरा की नजर भी उन पर पड़ जाती है। अरे ये दोनों तो वही लड़के हैं। और वो भी तेजी से शंकर और सूरजभान की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत जल्दी गांव के सब लोग कामरा को घेर लेते हैं और हवलदार उसे पकड़ लेता है। अरे क्या 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 कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के पास ही आ रहा था। दरोगा, तू उसी तांत्रिक का साथी है ना? यहां क्या करने आया है, जल्दी बता। कामरा दरोगा की बात सुनकर एकदम से उदास हो जाता है। मैं क्या बताऊं भाई, मुझे उस तांत्रिक ने मार पीट कर भगा दिया। मैं कहां जाता, इसलिए आप लोगों के पास ही आ रहा था। और इस जंगल में बहुत ही खतरनाक कबीलेवासी हैं जो मेरे खून के प्यासे बन गए। उनसे अपनी जान बचाते हुए मैं तुम्हारी तरफ ही चला आया। हवलदार, क्या कहा? जंगल में खतरनाक आदिवासी? कामरा, हाँ, और वो इतने खतरनाक हैं कि आदमियों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। क्या कह रहे हो? क्या आदमखोर जनजाति के लोग रहते हैं वहां? पर वो यहां कहां से आ गए? अब ये मुझे नहीं पता, पर पहले अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे मत पकड़ो। 1 मिनट, और पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे उस तांत्रिक ने तुम्हें अपने यहां से भगा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्या कर दिया था? वो तांत्रिक विशंभर मेरा गुरु है, और कल रात वो एक बड़ी साधना कर रहा था और बोल रहा था कि अब उसे साधना के लिए 10 लोगों की जरूरत है जिनकी वो बलि देगा। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि हम लोगों की बलि नहीं देंगे, हम जैसे अपना कार्य करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। फिर क्या था, वो मेरी बात सुनकर भड़क उठा, बोला मेरी साधना में 10 लोगों की बलि आवश्यक है, और इसी बात पर मेरा और उसका झगड़ा हो गया। उसने मुझसे मेरी सभी तांत्रिक शक्तियां भी छीन ली और मुझे वहां से मार पीट कर भगा दिया। सूरज, तो इसका मतलब है वो अभी भी अपना तांत्रिक हवन कर रहा होगा और उसे 10 लोगों की आवश्यकता अभी भी होगी। कामरा, हाँ, पर मैं उसका यह हवन पूरा नहीं होने दूंगा, उसे बीच में ही नष्ट कर दूंगा, और इसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैं अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? शंकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो और हमें यहां से बहला फुसला कर उसके पास ले जाने आए हो ताकि वो हम में से 10 लोगों की बलि दे दे और उसे शक की नजरों से देखता है? सरपंच, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। शायद तभी ये यहां आया हुआ है ताकि यहां से इंसानों को ले जा सके। और सरपंच की बात सुनकर गांव वाले शोर मचाने लग जाते हैं, मारो मारो। सरपंच, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। गांव वालों, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आती किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। कामरा, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और चलिए जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ते हैं, ना कहीं वो जंगली आदिवासी आ गए तो हमारी जान पर आफत आ जाएगी।
वो बेहद ही खतरनाक है। जल्दी चलिए। दरोगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इतने सारे गांव वाले हैं, हमारे पास हथियार है, हम उनका मुकाबला कर लेंगे, फिर उन्हें भी अपना बंधक बना लेंगे। कामरा, जैसे आप लोगों की मर्जी, पर मैं तो यही कहूंगा कि यहां से जल्दी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ो, वही हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ डायन चमेली भूतपूर्व कबीले के सरदार संभल के साथ तेजी से एक तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस वक्त घोड़े पर चमेली के पीछे सरदार संभल बैठा हुआ था। डायन चमेली अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है। अगले ही पल इस जंगल की सीमा के दूसरे छोर पर एक पूरे नकली कबीले का निर्माण हो चुका था और ऊपर से संभल को यह लगने लगा था जैसे वो चलते हुए बहुत दूर आ चुका है, कोसों दूर। अभी कितनी दूर है तुम्हारा कबीला? मैं तो घोड़े पर बैठे बैठे थक चुका हूं। बस कुछ दूर और, उन दूर ऊंचे पेड़ों के पीछे ही हमारा कबीला है। अरे फिर तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कबीले में ले जाकर मेरे बारे में क्या बताओगी? जब वहां तुम्हारे परिवार वाले मेरे बारे में पूछेंगे तो? हाँ, ये बात तुमने ठीक कही। मैं क्या कहूँ, यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और अब तुम्हें देखकर तो मेरे माता पिता तो मुझे यहाँ से निकाल ही देंगे। फिर हमें वापस जंगल में ही अपना निवास बनाना होगा। क्या तुम मेरे लिए निवास बना पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं जंगल में तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत ग्रह बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने माता पिता से यही कहूंगी कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है और अब आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तुम्हारा कबीला नजर आने लग गया है। हाँ, चलो अब पैदल ही चलते हैं। और फिर दोनों घोड़े से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ये दोनों कबीले के अंदर आए थे, वहां घूम रहे लोग उन्हें देखकर अपना मुंह फेर रहे थे। लगता है यहाँ के लोगों को भी तुम पसंद नहीं हो, तभी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने मारकर खा लिया है और अब ये सब ऐसे ही यहाँ भटक रहे हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये लोग तुम्हें देखकर ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। क्या ये सब तुमसे नफरत करते हैं? हाँ, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और फिर यहाँ से वापस जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। पर मुझे यहाँ अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अभी कुछ समय बाद आंखों से गायब हो जाएगा। लगता है तुम काफी समय बाद अपने कबीले से बाहर निकले हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। संभल की नजर तभी दूर एक बुढ़िया पर पड़ती है जो उसे इशारे से एक तरफ बुला रही थी। संभल उसकी तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है, पर वो एक तरफ जा नहीं सकता था, वो भी डायन चमेली को छोड़कर। बुढ़िया उसे लगातार इशारे कर रही थी कि इस तरफ आ। चमेली, वो बुढ़िया हमें बुला रही है, चलो उसके पास शायद कुछ कहना चाहती है। कौन सी बुढ़िया बुला रही है? उस तरफ जो झोपड़ी के बराबर में खड़ी है। देखो कितनी बूढ़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, वो वाली। चलो मिलकर आते हैं। क्या कह रही है बुढ़िया, सुन लेते हैं। और गुस्से से बुढ़िया की तरफ देखती है। बुढ़िया डायन चमेली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से भयभीत हो गई और झोपड़ी के पीछे चली गई। अरे वो तो जा रही है, चलो उसके पास चलो जल्दी से। अरे छोड़ो ना तुम उसे, चलो मेरे घर चलो, हमें जल्दी ही माँ बाबा का आशीर्वाद लेना है। संभल को अब समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि उसे उस बुढ़िया की आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहती। जल्दी चलो, तुम्हारे कदम तो उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ। चलो। घोड़े पर बैठे बैठे पैरों में भी दर्द हो गया। यह सब एक माया थी, डायन चमेली की, जिसकी वजह से संभल भी अपने आप को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था, जबकि वो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ योद्धा था। डायन चमेली एक बेहद बड़ी झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर एक तरफ बैठे अपने माँ बाबा के पास पहुंच जाती है। संभल भी आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छूता है। बाबा, मैंने इनसे विवाह कर लिया है, अब मैं इनके साथ रहने जा रही हूँ। वो आदमी औरत एक पल तो हैरान रह जाते हैं और ऐसा जताते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अब जो हो गया बाबा, उसे बदल तो नहीं सकते। ये पुरुष मेरे मन को भा गया था और इसने मुझे अपना लिया।
वरना मैं तो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। कोई भी मेरा अपना नहीं था। आपके ये कबीले वाले तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और खुश रहूंगी। हम दोनों को जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। जी मैं आपकी